तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमें यहाँ पे 3 मॉडल दिए थे। पहला हमें यहाँ पे थॉमसन मॉडल दिया था, सेकंड यहाँ पे रुदरफोर्ड मॉडल, और थर्ड हमारा जो लास्ट है हमारे यहाँ पे कौन सा है, बोहर्स मॉडल। तो तीनों को हम यहाँ पे बारी बारी से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे थॉमसन मॉडल के बारे में। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में, कि जो यहाँ पे थॉमसन मॉडल है वो यहाँ पे क्या कहता है एटम के बारे में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम से पहले यहाँ पे जो थ्योरी चलती थी वो यहाँ पे क्या चलती थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और ये काफ़ी सालों तक चलती रही। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये था कि जो यहाँ पे एटम है उससे यहाँ पे छोटा पार्टिकल्स कुछ भी नहीं है, एटम यहाँ पे इनडिविजिबल है। बाद में हमें यहाँ पे पता चला कि जो एटम है उसको हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज भी यहाँ पे क्या हुई थी, सबसे बाद में हुई थी। उससे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की हुई थी, बाद में यहाँ पे किसकी हुई थी, न्यूट्रॉन की हुई थी। और जो हम यहाँ पे एटॉमिक मास कैलकुलेट करके चलते हैं वो यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का करके चलते हैं। इससे पहले यहाँ पे कौन सी थ्योरी चल रही थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और उसके हिसाब से यहाँ पे एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल्स था। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे जे थॉमसन है उन्होंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन किया। उन्होंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है और प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पे जेम्स कैडविक ने करी थी 1932 में। और जो यहाँ पे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी वो यहाँ पे करी थी 1897 में। और इनके हिसाब से जो यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर होता था वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार होता था जैसे कि आपको यहाँ पे राइट साइड डायग्राम में दिख रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इनके हिसाब से यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे क्या होता है, बाकी का जो स्फीयर होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं वाटरमेलन के एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि जो आपको यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है, इनके हिसाब से ये हमारा यहाँ पे क्या होता था, प्रोटॉन होता था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता था। और जो यहाँ पे आपको वाटरमेलन में यहाँ पे जो इसके बीज दिख रहे हैं, जो इसके सीड्स दिख रहे हैं, वो इनके हिसाब से यहाँ पे क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन होते थे। क्या होते थे इनके हिसाब से, इलेक्ट्रॉन होते थे। जबकि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है। बाद में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बताया यहाँ पे रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वो यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट था। बट अभी हम यहाँ पे किसकी बात करें, अभी हम यहाँ पे थॉमसन मॉडल की बात करें। तो हम अभी देखते हैं इनके हिसाब से क्या स्ट्रक्चर था एटम का। तो इनके हिसाब से जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था वो हम यहाँ पे वाटरमेलन के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जो यहाँ पे आपको लाल कलर का दिख रहा होगा वो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव था, मतलब वो यहाँ पे क्या था, प्रोटॉन था। और जो इसके बीच है वो यहाँ पे क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन है। इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्योंकि जो पुडिंग होता है उसमें यहाँ पे लाल लाल कलर के बीज होते हैं और बाकी पार्ट को यहाँ पे क्या बोला गया था, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बोला गया था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट की। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ड्यू टू विच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहाँ पे थॉमसन मॉडल के हिसाब से जो यहाँ पे एटम होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। और दोनों यहाँ पे जो चार्ज होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, अपोजिट इक्वली होते हैं। जिसकी वजह से जो यहाँ पे एटम होता है वो यहाँ पे न्यूट्रल होता है। जिसकी वजह से जो एटम होता है वो यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो थॉमसन मॉडल के हिसाब से उन्होंने इस प्रकार यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर हमें दिया था। और हमें यहाँ पे पता होना चाहिए जो यहाँ पे प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन की बात करें। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी यहाँ पे सेम होता है, बट वो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। जिसकी वजह से इनका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे क्या है, इक्वल है। और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या बना देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। होप आपको यहाँ पे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम की। इससे पहले हमने यहाँ पे थॉमसन मॉडल पढ़ा था। और थॉमसन मॉडल में हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, उसके यहाँ पे स्ट्रक्चर जो पढ़ा था वो यहाँ पे बिल्कुल वाटरमेलन के स्ट्रक्चर जैसा होता था। बट रुदरफोर्ड मॉडल्स के हिसाब से जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होता है। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एन एटम कंसिस्टली ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज dense and very small nucleus containing all the protons and neutrons।
ये हमें कैसे पता चला? हमने यहाँ पे रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ पे हमने गोल्ड फॉइल लिया था और उसमें हमने अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड करवाए थे, जिससे हमें यहाँ पे पता चला कि जो हमारा एटम है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन के प्रेजेंस की वजह से होता है, वो भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जो एटम है वो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, डेंस है, काफी घना है और उसका जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे काफी छोटा है। हमें कैसे पता है जो उसका न्यूक्लियस है काफी छोटा है? क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो यहाँ पे ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले जा रहे थे, वो न्यूक्लियस से यहाँ पे नहीं टकरा रहे थे। तो जिससे हमें पता चला कि जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे काफी छोटा है और डेंस है। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। जो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पे किसके सराउंड होता है? वो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के सराउंड होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, बीच में हमारा यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है और इसके यहाँ पे ऑर्बिट में क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये हमारा रुदरफोर्ड मॉडल्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होल्ड द एटम टुगेदर। अब यहाँ पे होगा क्या, जो यहाँ पे न्यूक्लियस है वो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो हमारे यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे एक तरह का एटम बना पा रहे हैं और ये यहाँ पे कोलैप्स नहीं हो रहे हैं। और जो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो यहाँ पे न्यूट्रल किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो आपस में यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं और यहाँ पे क्या बना रहे हैं, न्यूट्रल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एटम को न्यूट्रल बना रहे हैं। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। ये हमें यहाँ पे कैसे पता चला? जो एटम बना हुआ है उसमें काफी ज्यादा स्पेस है, वो हमें यहाँ पे रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की वजह से पता चला। क्योंकि यहाँ पे जो काफी अल्फा पार्टिकल्स थे वो यहाँ पे सीधे गुजर जा रहे थे बिना यहाँ पे मिडल पार्ट न्यूक्लियस से टकराए हुए, जिससे हमें यहाँ पे पता चलता था कि न्यूक्लियस काफी छोटा है और बीच में यहाँ पे काफी ज्यादा फ्री स्पेस है। तो इसलिए यहाँ पे हमें लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। और अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपल स्ट्रक्चर में डिफाइन करना चाहूँ तो बीच में हमारा यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन होता है जिसपे पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसको हम यहाँ पे न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और यहाँ पे इस पे क्या होता है, साइड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में घूम रहा होता है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और ये हमारे यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज है। तो नॉर्मली मैं इसको यहाँ पे न्यूक्लियस लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा किसका है, ये हमारा मान लो कि ये हमारा हाइड्रोजन एटम का है। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा किसका है, हाइड्रोजन एटम का। क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेम डायग्राम अगर मैं यहाँ पे हीलियम का बनाना चाहूँ तो हीलियम में यहाँ पे क्या होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, 2 नंबर में न्यूट्रॉन होंगे और ये हमारा बीच का क्या बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा। और साइड में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। और ये जो मैं बना रहा हूँ ये किसका बना रहा हूँ, ये हमारा हीलियम का बन रहा है। क्योंकि हीलियम में यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है बट यहाँ पे प्रोटॉन में नहीं होता। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये सब डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि रुदरफोर्ड मॉडल्स ने यहाँ पे किस हिसाब से एटम का स्ट्रक्चर दिया था। अब हम चलते हैं इसके ड्रॉबैक्स की तरफ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। तो इसके यहाँ पे क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं? तो सबसे जो मेजर ड्रॉबैक है यहाँ पे रुदरफोर्ड मॉडल का, इन्होंने यहाँ पे एटम की स्टेबिलिटी के बारे में डिफाइन नहीं किया गया। तो स्टेबिलिटी मतलब जैसे कि आपको पता है कि एटम में यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पे न्यूक्लियस के क्या होता है, चारों तरफ यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स के हिसाब से चले, कोई भी जो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स है अगर वो यहाँ पे मोशन में है तो वो यहाँ पे क्या करेगा, अपनी एनर्जी को यहाँ पे क्या करेगा, लगातार लूज करेगा। लगातार जो उसकी एनर्जी वो यहाँ पे क्या होगी, खत्म होती रहेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एटम की बात करूं तो एटम में यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रिवॉल्व करता है वो यहाँ पे धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा और जो यहाँ पे न्यूक्लियस है वो इसको यहाँ पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपने पास। क्योंकि यहाँ पे फैराडेज लॉ के हिसाब से जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो यहाँ पे आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, अट्रैक्ट होता होता वो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ आएगा और ये यहाँ पे कोलैप्स होकर जो एटम है वो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे।
जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ऐसे गोल गोल घूमेगा और एक ऐसा समय आएगा जो यहाँ पे न्यूक्लियस से टकराएगा और ये यहाँ पे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, तो इसके हिसाब से ये इसका यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉबैक होगा। और इसकी जो यहाँ पे स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे नील बोहर ने बताया कि इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, बट ये यहाँ पे रुदरफोर्ड ने नहीं बताया, तो ये इसका यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉबैक होगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा यहाँ पे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल यहाँ पे एक तरह से नील बोहर भी बोला जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इस यहाँ पे जो मॉडल था इसमें इन्होंने यहाँ पे क्या क्या चीजें बताई थी। तो इस एटम में यहाँ पे 3 पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसको यहाँ पे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले जो इन्होंने यहाँ पे बताया था, कि जो यहाँ पे जो एटम है वो यहाँ पे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए वो कौन कौन से पार्टिकल्स थे। एक तो हमारा यहाँ पे क्या था, एक हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वन इज प्रोटॉन, सेकंड वन इज यहाँ पे क्या है, हमारा प्रोटॉन है, एंड लास्ट वन इज हमारा यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन होगा। सेकंड चीज जो यहाँ पे इन्होंने बताई थी वो हमारे यहाँ पे क्या बताई थी, जो यहाँ पे प्रोटॉन है और जो यहाँ पे न्यूट्रॉन है दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे, एक छोटे से न्यूक्लियस में होंगे और वो न्यूक्लियस यहाँ पे एटम के सेंटर में होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम में, ये हमारे यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस में यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रोटॉन भी प्रेजेंट होगा और यहाँ पे न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस लिख देता हूँ सिंपल। आप चाहे तो स्मॉल न्यूक्लियस लिख सकते हो या सेंटर ऑफ द एटम लिख सकते हो। तो मैं यहाँ सिंपल लिख देता हूँ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एट द सेंटर ऑफ द एटम भी। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके थर्ड पॉइंट की। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में यहाँ पे क्या करता है, मूव करता है और उस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को यहाँ पे क्या बोला जाता है, एनर्जी लेवल बोला जाता है या शेल बोला जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा यहाँ पे क्या है, एनर्जी लेवल्स दिख रहा है आपको डायग्राम में, इसको यहाँ पे वही बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन्स revolves in fixed circular paths, और इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे बोलते हैं एनर्जी लेवल और शेल्स भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल एनर्जी लेवल्स लिख देता हूँ, एनर्जी लेवल्स, और यहाँ पे चलो शेल्स भी बोल सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे हम शेल्स भी बोल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या है, जितने भी एनर्जी लेवल है इसमें यहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। सबके यहाँ पे अलग अलग एनर्जी होती है, बट सब में क्या होती है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे लिख देते हैं ईच एनर्जी लेवल have a fixed amount of energy या it's associated with a fixed amount of energy, कुछ भी लिख सकते हैं, it's fixed amount of energy। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमते हैं वो यहाँ पे हमेशा घूमते रहेंगे सेम एनर्जी लेवल से, वो यहाँ पे कभी भी डिक्रीज नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो सेम एनर्जी लेवल से यहाँ पे क्या करेंगे, अपने ऑर्बिट में मूव करेंगे, और जिसकी वजह से जो हमारा एटम है वो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल रहेगा। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नील बोहर्स स्टेबिलिटी की। जो यहाँ पे उन्होंने स्टेबिलिटी बताई थी
तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट था वो उन्होंने यहाँ पे ये बताया था कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने यहाँ पे एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, उनका फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है और हर एक जो ऑर्बिट का होता है उसका यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट रेडियस होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा के का यहाँ पे डिफरेंट रेडियस है। फिर उसके बाद आगे हम सेकंड नंबर पे चलेंगे, एल वाले पे इसका डिफरेंट रेडियस है। और अगर हम यहाँ पे एम वाले पे चलेंगे तो इसका यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट रेडियस होगा। अब बात कर लेते हैं इसके यहाँ पे सेकंड पॉइंट की। तो उन्होंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बताया था कि जितना भी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है उसका यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है। मतलब पर्टिकुलर हर एक ऑर्बिट का एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में घूमते हैं वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते हैं और जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ पे एटम है वो यहाँ पे क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो ये उनका यहाँ पे क्या था, सेकंड पॉइंट था। तो होप आपको यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी के बारे में ही पता चल गया होगा। और यहाँ पे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम मैं इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसके बारे में 5 पॉइंट लिख रखे हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं।